हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूं और दोस्तों हमारा जो सेशन चल रहा है संविधान का, तो मैं संविधान के पार्ट को लेकर के उपस्थित हूं। दोस्तों, हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक की बातें की गई है। तो दोस्तों, हमारे संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग मौलिक अधिकार का भाग है और मौलिक अधिकार हमारे देश के नागरिकों को भी दिया गया है और कुछ मौलिक अधिकार हमारे देश में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी दिया गया है। दोस्तों, तो हम लोग एक एक करके जो है मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को दिया गया था। लेकिन दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है। इस तरह से यदि वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारत का संविधान भारत के नागरिकों को 6 प्रकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और दोस्तों, यह जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को देने के लिए हमारी सरकार बाध्य है। मौलिक अधिकार को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में इसका अपील कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार है उसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला अधिकार है समता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार। और यह जो है अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं, उसमें 6 प्रकार में से पहला जो मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। तो आज हम लोग समानता के अधिकार को देखेंगे। आज हम लोग अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक के प्रावधानों को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारा यह प्रयास जन जन तक फैलाइए, अपने दोस्तों को भी आपके माध्यम से मिल जाए और आपके दोस्त भी इन सभी चीज़ों से अवगत हो और हमारे द्वारा बताए गए पढ़ाए गए बातों को आत्मसात करें और प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो। तो दोस्तों, शेयर अधिक से अधिक कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपको बताया गया था कि अनुच्छेद 12 में राज्य का परिभाषा बताया गया है। और राज्य क्या है? तो दोस्तों आपको बताया गया था केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं, संसद है या कोई भी सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्था जो सरकार के द्वारा वित्त पोषित, पूर्ण रूप से वित्त पोषित होते हैं या आंशिक रूप से वित्त पोषित होते हैं या सरकार के नियमों के द्वारा नियंत्रित होते हैं, चलते हैं, वे सभी संस्थाएं, जैसे आपके विद्यालय हो गए, आपके बैंक हो गए या निजी भी कोई फैक्ट्रियां हो गई, दुकानें हो गए, ये सब के सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, सब राज्य के ही अंग हैं। तो अनुच्छेद 12 में यह बताया गया है कि राज्य क्या है, ठीक है। और अनुच्छेद 13 में यह बताया गया है दोस्तों कि संसद द्वारा बनाए गए किसी भी विधि का न्यायिक पुनरावलोकन सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। यानी कि संसद जो कानून बनाती है, जो विधि बनाती है, ठीक है, तो वो विधि जो है सो संवैधानिक है कि नहीं, वह संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, इन तमाम तरह के परीक्षण करने का अधिकार हमारे सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 14 ही देती है। दोस्तों, संसद जो कानून बनाती है उसमें 2 तरह के कानून हम लोग देखते हैं दोस्तों। एक तो अस्थाई होती है और एक अस्थाई होती है। तो अस्थाई कानून किसे कहते हैं?
अस्थाई कानून, अस्थाई विधि हम उसे कहते हैं जो संसद के द्वारा अधिनियम के तहत बनाया जाता है। लेकिन अस्थाई विधि हम लोग उसे कहते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा या राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, या आदेश जारी किया जाता है, नियम जारी किया जाता है, या विनियम जारी किया जाता है, या कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। तो इस तरह के कोई भी जो विधि होते हैं, इन सभी विधियों के संवैधानिक मूल ढांचा के अनुरूप होने का परीक्षण करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 13 ही देती है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ दोस्तों आपको यह भी जानना चाहिए कि हमारे देश में जो विधि है वह विधि हमारे देश के आजादी से पहले के भी कुछ विधि हैं, कुछ कानून हैं जो आज तक चल रहे हैं, जैसे सीपीसी, आईपीसी, इस तरह के जो विधि हैं जो हमारे देश के आजाद होने से पहले बने हुए हैं, लेकिन वह भी चल रहे हैं। और वह जो है सो हमारे संविधान के मूल ढांचा के अनुरूप है कि नहीं, उन सभी का भी परीक्षण करने का अधिकार अनुच्छेद 13 सुप्रीम कोर्ट को देती है। और इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए अस्थायी और अस्थायी सभी प्रकार के विधियों का परीक्षण करते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों अनुच्छेद 13 की बात। अब बातें हम लोग जो करेंगे वह अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 तक हमारे भारत के नागरिकों को और कुछ विदेशी नागरिकों को भी 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। इन मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक का जो अधिकार है इसको हम लोग समता का अधिकार कहते हैं, यानी कि समानता का अधिकार कहते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग समानता के अधिकार को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपसे यदि क्वेश्चन किया जाए कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 5 अनुच्छेद आते हैं। 14, 15, 16, 17 और 18, 5 होता है। 14 से 18 अगर कहेंगे तो हो सकता है कि आप 4 ही गिने, लेकिन दोस्तों इसमें 5 अनुच्छेद आते हैं। तो इन 5 अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को कौन कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है, आज हम लोग इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जितनी भी मौलिक अधिकार हैं ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। अगर किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जाता है, चाहे सरकार के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा हनन किया जाता है, तो न्यायालय में आप क्या कर सकते हैं? आप आवेदन दे सकते हैं, यानी न्यायालय इस पर संज्ञान ले सकता है और व्यक्ति के मौलिक अधिकार दिला सकता है। और दोस्तों यह जो है नकारात्मक प्रकृति की है। अब कहिएगा नकारात्मक क्यों है? नकारात्मक इसलिए है कि हर अनुच्छेद में यह कहा जाता है कि सरकार किसी नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, सरकार ऐसे नहीं करेंगे, सरकार जो है सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं करेंगे, सरकार जो है नागरिकों के साथ अस्पृश्यता का भावना नहीं करेंगे, छुआछूत का व्यवहार नहीं करेंगे। ये जो नहीं जो इसमें आप देखते हैं, यही नहीं जो है सो मौलिक अधिकार को नकारात्मक प्रवृत्ति का बना देता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो अनुच्छेद 14 की बात करते हैं और अनुच्छेद 14 को हम 2 भागों में बांट के देखते हैं। अनुच्छेद 14 को पहले समझिए। अनुच्छेद 14 यह है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। इसको 2 भाग में बांट लीजिए। अनुच्छेद 14 को यदि हम लोग देखें तो एक पार्ट में तो हम लोग देख सकते हैं कि विधि के समक्ष समता की बात की गई है, और दूसरे पार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि विधि का समान संरक्षण की बात की गई। दोस्तों आपको जानना चाहिए कि विधि के समक्ष समता ये जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
जबकि विधि का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों बातें की गई है कि विधि के समक्ष यानी कि कानून के समक्ष, कानून के सामने सभी व्यक्ति एक समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी तरह के लोग हों, विधि के समक्ष, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ये बातें की गई है विधि के समक्ष समानता के तहत। और दोस्तों दूसरा पार्ट जो आप देखेंगे, विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण कहती है कि सरकार जो है सो कुछ विशेष लोगों के साथ कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं। जैसे कि अब मान के चलिए कि कोई पूरे शारीरिक रूप से तंदुरुस्त है और कोई विकलांग है, तो दोनों के लिए समान नियम नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप भी 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ो और आप भी 10 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ो, विकलांग को भी यदि कह दिया जाए। तो क्या ऐसा व्यवहारिक लगता है आपको? क्या वह ऐसा कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों वो जिस कैटेगरी में है, जैसे विकलांग है, तो सभी विकलांग के लिए एक जैसा नियम हो। एक समुदाय के लोग हैं, एक प्रकृति के लोग हैं, तो उसके लिए एक जैसा नियम हो। इसी को कहते हैं विधि का समान संरक्षण। पुरुषों और महिलाओं को यदि समान रूप से फिजिकली योग्यता साबित करना पड़े, तो कई बार ऐसा होगा जो महिलाएं पुरुषों के समक्ष थोड़ा सा कमजोर पड़ सकती है। अतः जितनी भी महिलाएं हैं उसका एक समूह है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि महिलाओं को पुरुषों में ले आए, महिलाओं को पुरुषों के साथ तुलना करें। इसी को कहते हैं विधि का समान संरक्षण। तो इस तरह से दोस्तों अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समान है लोग और विधियों का समान संरक्षण किया जाए। ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ अपवाद भी है, जैसे कि हमने कहा संविधान हमारी कहती है जो विधि के सामने सभी क्या हैं? समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप देखेंगे तो हमारे देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा किए गए कार्य, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल में जो कार्य करते हैं या जो नियम नीति का निर्धारण करते हैं, उन नियमों और नीतियों का जो है चुनौती किसी भी न्यायालय में नहीं दिया जा सकता। तो ये सब जो बातें हैं दोस्तों, ये अनुच्छेद 61 में है, 361 है। तो अनुच्छेद 361, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 31 गो, ये जो है और कुछ विदेशी शासक एवं राजदूत, कूटनीतिक व्यक्ति, ये सब जो है सो यहां पर विधि के समक्ष समता का कुछ अपवादे हैं। अब क्या है इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 361 कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के द्वारा जो निर्णय लेंगे, जो कार्य करेंगे, उसके प्रति किसी न्यायालय में जवाब देने के लिए या उस पर मुकदमा चलाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। और जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हैं, तब तक उसके खिलाफ कोई मुकदमा न्यायालय में दायर नहीं कर सकते या उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्या है? एक विशेषाधिकार प्राप्त हो गया अनुच्छेद 361 के तहत।
अनुच्छेद 105 जो है दोस्तों, अनुच्छेद 105 के द्वारा कहा जाता है कि संसद या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा की गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। साथ ही दोस्तों, राज्य के विधानमंडल या उसकी किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात में या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, अनुच्छेद 194। और अनुच्छेद 31 ग जो है वो कहती है कि यदि राज्य के विधानमंडल राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पूरा करने के लिए कोई नीति या नियम बनाते हैं और उसमें यदि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, साथ ही विदेशी कोई शासक हैं या राजदूत हैं या कूटनीतिक व्यक्ति है तो उनको भी एक विशेषाधिकार दिए हैं, उनके ऊपर भी विधि के उल्लंघन में कुछ छूट दी गई है। तो ये जो है सो कुछ अपवाद है। अनुच्छेद 14 में कहती है कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं। विधि के उल्लंघन करने पर, कानून के उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति को एक ही जैसा सजा मिलेगा, लेकिन ये कुछ अपवादें हैं जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब अनुच्छेद 15 की बातें हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 15 में जो है वो कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा और उसमें 5 आधार बताए गए हैं। इन 5 आधारों पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है और वह 5 आधार क्या है वो देखिए। जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, ये जो 5 आधार है, इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते। और यदि इन 5 के अलावे कोई और आधार है तो उसके आधार पर यदि भेदभाव होता है तो अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर अनुच्छेद 15 को और यदि कई भाग में तोड़ के आप देखें, अनुच्छेद तो एक ही है लेकिन समझने के लिए उसको कई टुकड़े करके देखें। अनुच्छेद 15 को आप 5-6 टुकड़ा कर दीजिए। पहले टुकड़े में आप समझिए कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकती। दूसरे टुकड़े में आप समझिए कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने, मंदिर में जाने, होटल में जाने या सार्वजनिक तालाब हो, कुआं हो, किसी भी स्थान पर जाने से वंचित नहीं कर सकते हैं 5 आधारों पर। अनुच्छेद 15(3) में यदि आप देखें, तीसरा खंड यदि आप करके देखें तो उसमें कहा गया है कि राज्य जो है सो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकते हैं। यानी कि जहां पर 15(1) और 15(2) कहता है कि किसी तरह के भेदभाव नहीं कर सकते हैं, वहीं पर 15(3) क्या है? अनुच्छेद 15 का क्या है? अपवाद है। कहते हैं कि नहीं, महिलाओं और बच्चों के लिए आप विशेष प्रावधान कर सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों क्या किया गया है, महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 33% आरक्षण की व्यवस्था पहले किया गया था। यदि बिहार की बात करें तो दोस्तों बिहार में 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। बहुत सारा सुविधा महिलाओं को दिया गया और महिलाओं को जो विशेष सुविधा दिया गया, आरक्षण की व्यवस्था की गई। बिहार में यदि बात करें तो बिहार के सभी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण दे दिया गया है दोस्तों। तो ये सब जो दिया गया उसका आधार क्या है? उसका आधार है अनुच्छेद 15(3). ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। यदि अनुच्छेद 15(4) को देखें तो अनुच्छेद 15(4) में कहा गया है दोस्तों कि राज्य यदि चाहे तो राज्य के
सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को शिक्षण संस्थान में आरक्षण दे सकता है। और यह जो है दोस्तों सो हमारे संविधान में पहली अनुच्छेद 1951 के तहत जोड़ा गया और ऐसा प्रावधान किया गया कि राज्य के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को, खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, और साथ ही और भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण दे सकते हैं और दिया भी गया है। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग देखें 15 के 5 को देखें तो 15 के 5 में क्या व्यवस्था किया गया है। 15 के 5 में भारत के पिछड़े वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षण संस्थान में 27% आरक्षण देने की बात की गई है दोस्तों। और यह जो है सो 93वां संशोधन, संविधान संशोधन 2006 के तहत ऐसा प्रावधान किया गया है और इसमें क्रीमी लेयर का व्यवस्था किया गया है। यानी कि इस वर्ग में कुछ आधार निश्चित कर दिया गया है, कुछ सीमा निश्चित कर दिया गया है। उस सीमा के तहत आने वाले लोगों को क्रीमी लेयर में माना जाता है और ऐसे वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाता है। और दोस्तों अनुच्छेद 15(6) को यदि देखें तो यह जुड़ा हुआ है फरवरी 2019 में, जब संविधान में 103वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को उच्च शिक्षण संस्थान में 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। तो इस तरह से दोस्तों अनुच्छेद 15 को आप कई भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहली भाग में कहते हैं कि आप 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दूसरे टुकड़े में अगर आप देखें तो कहते हैं कि राज्य जो है सो सार्वजनिक जगहों पर, मंदिर में, कुआं में, तालाब का उपयोग करने में या कोई भी सार्वजनिक जगहों पर जाने में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। तो दोस्तों 15 का 3 कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए आप भेदभाव कर सकते हैं। 15(4) कहता है कि समाज के पिछड़े लोगों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उच्च शिक्षण संस्थान में आरक्षण दे सकते हैं और दिया भी गया है। और अनुच्छेद 15(5) कहते हैं कि सामाजिक एवं शैक्षणिक वर्ग के रूप से पिछड़े हुए वर्गों को उच्च शिक्षण संस्थान में आरक्षण दे सकते हैं और 27% आरक्षण दिया भी गया, इसका प्रावधान किया गया। और 15(6) जो 2019 में जोड़ा गया और यह जोड़ा गया, इसमें बताया गया कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्ण वर्गों को 10% आरक्षण उच्च शिक्षण संस्थान में दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अनुच्छेद 16 की। तो अनुच्छेद 16 में जो कही गई है दोस्तों, इसको भी आप कई भागों में बांट लें और इसके बाद समझे तो ज्यादा आसान होगा। अनुच्छेद 16(1) की बात करें तो इसमें कहते हैं कि रोजगार में अवसर की समानता होगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ सरकारी नौकरियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। और दोस्तों यहां पर भेदभाव नहीं करने के 7 आधार बताए गए हैं। जहां 15 में 5 आधार बताए गए हैं, वहां अनुच्छेद 16 में 7 आधार बताए गए हैं। और इन 7 में 5 तो वही है अनुच्छेद 15 के ही, और 2 आधार इसमें जुड़ गए हैं। और एक है निवास स्थान और उद्भव के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और दोस्तों देखिए अब 16(3) में देखेंगे तो उसमें कहा गया है
कि भेदभाव कर सकते हैं, और ऐसा भेदभाव करने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है। 16(3) में बताया गया है कि संसद को यह अधिकार है कि किसी विशेष वर्ग के लिए किसी विशेष नौकरी में उसका स्थान आरक्षित कर सकते हैं यदि उसका प्रतिनिधित्व उसके संख्या के अनुसार नहीं हो तो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 16(3) को देख लिए। 16(4) में जो है दोस्तों वो क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात की गई है, और बताया गया है कि आरक्षण उसी स्थिति में मिलेगा यदि सरकारी नौकरियों में उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो, उसकी जनसंख्या के बराबर उसका प्रतिनिधित्व न हो, उसकी पहुंच न हो, ऐसी स्थिति में उसको आरक्षण दिया जाएगा। और दोस्तों भारतीय संविधान में 16% आरक्षण केंद्र सरकार में किया गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों 16(4) में यदि आप देखेंगे तो पिछड़े वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिया गया है। ये अनुच्छेद 16(4) में है, और 5 में, और अनुच्छेद 16(6) में जो 2019 में जोड़ा गया वह क्या है, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्णों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। दोस्तों अब आपको यहां पर थोड़ा सा यह जानना जरूरी है कि ये पिछड़े वर्गों को कब आरक्षण दिया गया, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को क्या 2019 से पहले भी आरक्षण देने की बात कही गई थी। इस बात को जरूर जानना चाहिए दोस्तों आपको। दोस्तों इसका जो कनेक्शन है, इसका जो लिंक है वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 340 से है, और अनुच्छेद 340 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि समाज के पिछड़े हुए वर्गों का चयन करके उसके लिए विशेष व्यवस्था किया जाए। और दोस्तों राष्ट्रपति सबसे पहले 1953 में एक आयोग बनाया था, और उस आयोग का नाम था काका कालेलकर आयोग। और काका कालेलकर आयोग का जो दायित्व था वो हमारे देश के पिछड़े हुए वर्गों का पहचान करना और उसके लिए उसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सुझाव देना, ये काम था दोस्तों। और ये अपना सुझाव जो है 1955 में दिया, और 1955 में जब ये सुझाव दिए तो इन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना चाहिए, लेकिन इनके बातों को नहीं माना गया, इनके सिफारिशों को नहीं माना। उस समय मजबूरियां जो भी हो। इसके बाद दोस्तों जब मोरारजी देसाई का सरकार था, मोरारजी देसाई का सरकार जब था, आपको मालूम होना चाहिए कि मोरारजी देसाई जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। इनके समय में 1978 ईस्वी में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया दोस्तों, और यह पिछड़ा आयोग जो है सो अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक किया। और दोस्तों मोरारजी देसाई के सरकार में जो है बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल के सदस्यता में एक आयोग बना जिसे मंडल आयोग कहा गया। और मंडल आयोग जो है पूरे देश में पिछड़ी जातियों के शैक्षणिक और सामाजिक स्थितियों का जब मुआयना किया तो इन्होंने 3743 जातियों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा देखा, और इन जातियों की संख्या जो है सो 52% बताया गया। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शामिल नहीं है। तो इन जातियों के लिए सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण देने की
सिफारिश किया और ये 1980 में अपना सिफारिश दे दिया। लेकिन दोस्तों उस सिफारिश पर इनके बातों को बहुत ज्यादा तरजीह तो नहीं मिली। लेकिन 1990 ईस्वी में जब बीपी सिंह की सरकार थी, बीपी सिंह की सरकार केंद्र में थी, उस समय ये जो मंडल आयोग थे इनके सिफारिशों को मानते हुए पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण दिए और साथ ही दोस्तों आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्णों को 10% आरक्षण देने की भी बात कही गई थी। लेकिन दोस्तों इसके खिलाफ एक मुकदमा दायर हुआ, इस आरक्षण के खिलाफ। किस आरक्षण के? पिछड़े वर्ग को जो 27% आरक्षण दिया गया और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए सवर्णों को 10% आरक्षण की जो बात कही गई, इस आरक्षण के खिलाफ एक मुकदमा, काफी प्रचलित मुकदमा दायर हुआ। उस मुकदमा को कहा जाता है इंदिरा साहनी बनाम संघ सरकार 1992 की मुकदमा है दोस्तों। ठीक है, इससे पहले 1991 में आरक्षण जो देने की बात थी वो स्वीकार कर लिया गया था। तो 1992 में मुकदमा हुआ और इसका जो फैसला सुप्रीम कोर्ट दिया, वह सुप्रीम कोर्ट यह कहते हुए फैसला दिया कि पिछड़े वर्ग के लोगों को जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर 27% आरक्षण दिया गया है वह संवैधानिक है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर जो सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया है वह गैर कानूनी है। अतः उसको खारिज कर दिया और 27% आरक्षण जो पिछड़े वर्ग को दिया गया वह जो है संवैधानिक मानते हुए उसको बरकरार रखा गया। तो इस तरह से दोस्तों ये जो आरक्षण की बातें हैं इसके बारे में मैंने थोड़ा सा इनके इतिहास को बताने का काम किया। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जब आरक्षण की बात होती है तो थोड़ा सा एक विवादास्पद मुद्दा आता है और विवादास्पद जो मुद्दा आता है वो आता है तमिलनाडु का। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है पूरे भारत में जहां पर 69% आरक्षण है। कितना है दोस्तों? 69% आरक्षण है। अब कहिएगा कि यहां पर 69% आरक्षण क्यों है, जबकि दोस्तों इंदिरा साहनी बाद में जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रही थी उस समय अपने फैसला में यह भी कहा कि किसी भी हाल में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा और एक बार जो आरक्षण से नौकरी प्राप्त कर लेगा उसको आरक्षण के आधार पर पदोन्नति नहीं होगा। तो इस आधार पर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के निर्णय के आधार पर तमिलनाडु में 69% आरक्षण के विरुद्ध फिर से न्यायालय में मुकदमा हुई और दोस्तों तमिलनाडु के 69% आरक्षण को बरकरार रखने के लिए संविधान में 76वें संविधान संशोधन हुए। 76वें संविधान संशोधन 1995 हुआ और उस संविधान संशोधन के तहत तमिलनाडु के 69% आरक्षण को मान लिया गया और मान ही नहीं लिया गया बल्कि उसको संविधान के 9वीं सूची में डाल दिया गया। और दोस्तों आपको याद होगा कि संविधान के 9वीं सूची में जो डाला जाता था उसका संवैधानिक परीक्षण नहीं किया जा सकता था, ऐसा प्रावधान किया गया था। लेकिन दोस्तों आपको एक बात याद होना चाहिए और वो बात क्या है? 1973 में एक मुकदमा हुआ था और उस मुकदमा का नाम मैं बता रहा हूं, केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल
राज्यवाद के नाम से एक बहुत ही प्रचलित मुकदमा हुई थी दोस्तों, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि 9वीं अनुसूची में डाली गई उन विषयों का भी संवैधानिक समीक्षा किया जाएगा जो संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन करता हो। लेकिन उसका डेट निर्धारित किया गया और वह डेट था 24 अप्रैल 1973। 24 अप्रैल 1973 कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि संविधान की 9वीं अनुसूची में कोई ऐसे प्रावधान को डाल दिया जाता है जो संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन करता हो, तो ऐसी स्थिति में उसका संवैधानिक परीक्षण किया जाएगा और यदि वो संविधान के मूल ढांचा का उल्लंघन करता होगा तो उसको रद्द किया जा सकता है। और कई बार ऐसा हुआ भी है दोस्तों। तो कहने की जो बात थी, जो तमिलनाडु के जो 69% आरक्षण है उसको 76वें संविधान संशोधन 1995 के तहत मान लिया गया और संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। तो ये आरक्षण से जुड़ी हुई बातें हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 जो है दोस्तों, यह वह अनुच्छेद है जो कहता है कि अस्पृश्यता का अंत करने की बात करती है, यानी छुआछूत का व्यवहार किसी के साथ नहीं किया जाएगा। खास करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जिसके साथ सदियों से छुआछूत की भावना करते हुए आ रही थी हमारा समाज, उन सभी को सार्वजनिक स्थलों में जाने के लिए, पूजा स्थल में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, कुआं पर पानी भरने के लिए, तालाब का उपयोग करने के लिए या कोई भी सार्वजनिक स्थानों का उपयोग करने से कोई वंचित नहीं कर सकते हैं। उसके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, उससे जो है सो जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकते हैं, उसका बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। इन सभी बातों का प्रावधान जो है अनुच्छेद 17 में किया गया है दोस्तों, और यह कई परीक्षाओं में भी पूछा गया है। और दोस्तों इसी अनुच्छेद के आधार पर कई अधिनियम, कई कानून बनाया गया है भारतीय संसद के द्वारा, जिसमें आप देखेंगे तो अत्याचार निवारण अधिनियम, ये अस्पृश्यता अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 बनाया गया है, जिसके तहत सामाजिक रूप से पिछड़े हुए और छुआछूत के दंश से दबे हुए, छुआछूत के दंश को झेल चुके हुए सामाजिक वर्गों को संरक्षण दिया गया है इन ये अधिनियमों के द्वारा। और दोस्तों हाल ही में यह बात हुई थी, ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में जो है सुप्रीम कोर्ट आंशिक संशोधन करने का निर्णय दिया था, जिसके तहत पूरे देश में आंदोलन भी हुआ था और दोस्तों लास्ट में राष्ट्रपति को अध्यादेश भी जारी करना पड़ा था। और हाल ही में 2020 का न्यूज है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को पूर्व के तरह मान लिया गया है दोस्तों। तो इस तरह से अब बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। और अनुच्छेद 18 में दोस्तों उपाधियों का अंत किया गया। इस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति को किसी विशेष उपाधि नहीं दिया जा सकता है, और इसमें 2 तरह के उपाधि देने से छूट दी गई है। और वो 2 उपाधि क्या है? सैन्य शक्ति से संबंधित उपाधि पुरस्कार, जैसे कि वीर चक्र, अशोक चक्र, परमवीर चक्र, इस तरह के जो पुरस्कार है उसको उपाधि के तहत नहीं रखा गया, या इसको देने से मनाही नहीं की गई। और शिक्षा से संबंधित कुछ उपाधि जैसे डॉक्टरेट, डीलेट, इस तरह के उपाधि को छोड़ करके और किसी भी तरह के उपाधि देने से मना किया गया है इसमें।
जैसे कि दोस्तों औपनिवेशिक काल में महाराजा, महाराजा धीराज, राय बहादुर, दीवान साहब, इस तरह की जो उपाधियां दी जाती थी, उन विशेष उपाधियों को अंत किया गया है। साथ ही दोस्तों इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी भारत के व्यक्ति किसी विदेशी पुरस्कार को बिना राष्ट्रपति के आदेश से ग्रहण नहीं कर सकते। तो इस तरह की जो है व्यवस्था जो है दोस्तों समानता के अधिकार के तहत किया गया है। और समानता के अधिकार में आप देखेंगे तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता का बात करता है और विधि के समान संरक्षण का बात करता है। अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका बात करता है। अनुच्छेद 16 जो है वो नियोजन में, सरकारी नौकरियों में समानता का बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है दोस्तों। और इसके कई अपवाद भी हैं जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने समानता के अधिकार को पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, अपने जीवन को बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।